A very good evening, dear students. Welcome to today's veterinary physiology class. So, physiology is a subject which is necessary as the part of basic physiology, in the sense that it is about the ABC. Physiology is just like the ABC of the subjects of veterinary science, right? Anatomy, biochemistry and physiology. So these are the basic subjects. So here we will be studying about the different physiological systems, physiological processes of the anatomy, physiology and the few of the biochemical systems, right? And there are actually 4 units, and we will be covering different systems of physiology in the 4 different units. Okay, so unit 1 we will be covering blood, cardiovascular, nervous system and muscular system, right? In unit 2 we will be covering the digestive and the respiratory systems. In unit 3 we will be covering the excretory and endocrine systems. And in unit 4 we will be covering the reproduction, lactation, growth and environmental physiology. ठीक है, इसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है आपका पेपर 1 में आएगा और पेपर 2 में आपका यूनिट 3 एंड यूनिट 4 आएगा. ठीक है, तो आपके जो एनुअल एग्जामिनेशंस होंगे वेटनरी प्रोफेशनल फर्स्ट ईयर में वो 100 मार्क्स के होंगे. ठीक है, उसमें से आपका इंटरनल एग्ज़ाम में जो है उसमें आपका 20 मार्क्स का वेटेज जो है उसमें मिलेगा, राइट? एंड इसमें आपका थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल्स भी है. तो हम ज़्यादातर यहाँ पे जो लेक्चर्स होंगे विच हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 17 to 18 लेक्चर्स, आपके जो टॉपिक्स जहाँ पे हमने एक एक करके हम देखेंगे कि क्या क्या है एक एक टॉपिक के अंदर. ठीक है, और इसमें हम ओवरऑल जो फिजियोलॉजी के प्रोसेसेस पढ़ेंगे. हाँ, आपका जैसे आप इंटरनल एग्जामिनेशन होता होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा, इसमें तो हम मॉडल क्वेश्चन पेपर्स और सारे सिस्टम्स पढ़ेंगे. ठीक है, साथ ही साथ मैं ये सजेस्ट करूँगी आपके पास अगर कोई टेक्स्ट बुक है जो आप क्लासेस के अंत में रेफ़र करना चाहेंगे, मैं चाहूँगी कि आप ड्यूक्स फिजियोलॉजी का एक बुक है, ड्यूक्स फिजियोलॉजी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, उसका आप टेक्स्ट बुक अपने साथ रखें. ठीक है, और गाइटन एंड हॉल एक मेडिकल फिजियोलॉजी का बुक है, वो भी अगर आपके पास PDF है वो भी आप रेफ़र करें. उसके बावजूद वी हैव इंडियन ऑथर्स वासुदेव भट्टाचार्य, उनका भी टेक्स्ट बुक फिजियोलॉजी का है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर द 3 रेफरेंस बुक्स दैट यू मस्ट हैव फॉर वेटनरी फिजियोलॉजी. ठीक है, तो फिजियोलॉजी ना ABC सब्जेक्ट टाइप ही है, तो ये अगर बेस आपका क्लियर है तो आगे चल के जो सर्जरी, मेडिसिन, बड़े जो हायर ईयर्स में आपके जो प्रोफेशनल ईयर्स में सब्जेक्ट्स आएंगे तो आपको नेचुरली ये आसान लगेगा, क्योंकि ये जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है बॉडीज़ के, एनिमल्स के, हम एक एक करके सारे सिस्टम्स पढ़ते जाएंगे. ठीक है, ओके. तो पहला जो यूनिट 1 है ब्लड, उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे. एक तो है हम इसमें कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू ब्लड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड एज अ बॉडी फ्लूइड, फिर मेटाबॉलिज्म एंड फेट ऑफ RBC. ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है कैसे वो सिंथेसाइज होता है. ठीक है, उसके साथ उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड हीमोग्लोबिन से जो डेरिवेटिव्स निकलते हैं ये हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो ब्लड के थ्योरी में ये टॉपिक्स आपके हम सिलेबस में हम लोग ये कवर करने जा रहे हैं. ओके, नाउ यूनिट 1 में आपका ये पेपर 1 में भी आएगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जहाँ पे हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है और सिस्टमिक एक्साइटेबिलिटी क्या है. ठीक है, कंडक्शन कैसे होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है आपका मायोकार्डियल सेल्स का, कार्डियक साइकिल कैसे ऑपरेट होता है. ठीक है, और हम कार्डियक आउटपुट कैसे वो रेगुलेट होता है, और कोरोनरी आर्टरीज से जो सर्कुलेशन होता है उसको हम कैसे कर सकते हैं, पल्स हम कैसे नाप सकते हैं. ठीक है, और जो आपका मायोकार्डियल सेल्स जो है, वर्किंग सेल्स,
उसका मेटाबॉलिज्म और एनर्जेटिक्स कैसे हेल्प करता है एक कार्डियक साइकिल को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ में हम लोग एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक रेगुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ ईसीजी पढ़ेंगे, उसका सिग्निफिकेंस क्या है वेटनरी साइंस में, और इकोकार्डियोग्राफी। ओके, तो ये आगे चल के आपका हेल्प करेगा जब आप क्लिनिक्स जाएंगे 4th ईयर में, तो वो ऑटोमेटिकली आपको हेल्प करेगा। तो क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, तो इसको हम 2 क्लासेस में कवर करेंगे, ठीक है। हम हेमोरेज, हेमोस्टेसिस, हेमोडायनेमिक्स ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी मैकेनिक्स, रेजिस्टेंस टू फ्लो, vasoconstriction, nervous and circulating fluid volume controls of blood pressure, neurohormonal control of vascular smooth cell muscle, सर्कुलेटरी कंट्रोल्स जो है, शॉक कैसे होता है, ठीक है, रीजनल एंड फीटल सर्कुलेशन कैसे होता है, कैपिलरी एक्सचेंज, ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करना है, और हमें सर्कुलेशन को कैसे एडजस्ट करना है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो ये सब टॉपिक्स हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ कवर करने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा नर्वस सिस्टम। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है, आपका जो स्लीप साइकिल है कैसे वो, और वेकफुलनेस जो है कैसे वो रेगुलेट होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम हायर फंक्शंस ऑफ जो न्यूरॉन सिस्टम है, जैसे लर्निंग कैसे होता है, हम लर्न कैसे करते हैं, हम मेमोराइज कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी को हम कैसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, जैसे आपके जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, कौन बता सकता है? एक है आपका क्या है सेंस ऑर्गन जो है, आई, ईयर, टंग, नोज, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम नर्वस सिस्टम में कवर करेंगे। जो रिसेप्टर्स हैं स्पेशल सेंसेस का, वो भी हम पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ आई, कैसे इसको प्रोटेक्ट करता है, नॉरिश करता है, हमारा जो फंक्शनिंग रिसेप्टर्स जो है ऑप्टिक्स के, न्यूरल पाथवे, ऑक्यूलर मसल्स एंड मूवमेंट, फोटोकेमिस्ट्री कैसे है, और विजन डिफेक्ट्स जो हैं कैसे वो होता है, वो हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ईयर भी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, उसके जो फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग जो है वो भी पढ़ेंगे, और कॉमन हियरिंग इम्पेयरमेंट जो होता है वो भी पढ़ेंगे। वेस्टिबुलर अपैरेटस, इसके साथ हम ऑल्फैक्शन एंड टेस्ट, उसके भी फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे इन नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 1 में टोटल 4 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं आपके यूनिट 1 में। मस्कुलर सिस्टम, इसमें हम मसल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। उसमें जो बेसिक मसल यूनिट का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इलेक्ट्रिकल फेनोमेना जो है मसल सेल का, एक्शन पोटेंशियल, एक्साइटेशन, प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, लैटेंट पीरियड, डिफ्रैक्टिवनेस, थ्रेशोल्ड लेवल, ऑल और नॉन कैरेक्टरिस्टिक जो होता है मसल का, वो भी हम पढ़ेंगे। कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्साइटेशन कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन कैसे होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपने देखा होगा रिगर मोर्टिस भी होता है कभी कभी जब एनिमल का डेथ हो जाता है, फटीगनेस जो आपकी बॉडी में आ जाता है, वी विल ऑल्सो स्टडी दैट। along with that we will be studying about the organization of the nervous system, ठीक है, and the mechanism of information processing, hierarchical control कैसे करना है, the major function system जैसे sensory, consciousness, emotion, motor and visceral control, ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आपका जो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसके डिस्टिंक्ट फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसा है, आयोनिक बेसिस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो भी पढ़ेंगे, नर्व एक्शन पोटेंशियल, एक्साइटेशन, उसका जो प्रोपगेशन है इम्पल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी पढ़ेंगे, लैटेंट पीरियड, रिफ्रैक्टिवनेस, थ्रेशोल्ड लेवल, ऑल और नॉन कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, वी विल ऑल्सो स्टडी दैट। डीजनरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स,
सिनेप्टिक एंड जंक्शनल ट्रांसमिशंस जो है वो भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स कंट्रोल ऑफ पोस्चर एंड मूवमेंट, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड विसरल कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपके यूनिट 1 में कवर होगा इन मस्कुलर सिस्टम। ठीक है। नाउ कमिंग टू द यूनिट 2, इसमें हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। आपका इसमें 2 चैप्टर्स आएंगे, एक है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स, पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, रूमिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रीहेंशन कैसे होता है, डेफिकेशन, वॉमिशन। ठीक है। आपका सिक्रेटरी फंक्शन कैसे होता है सलाइवा का, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, पैंक्रियास में, बाइल सिक्रेशन, हंगर, एपेटाइट कंट्रोल एंड डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ डाइजेशन। ठीक है। लुमिनस एंड मेम्ब्रेनस, वो सब हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम रूमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, रूमिनेंट्स, जिसमें माइक्रोबियल डाइजेशन इंटेस्टाइन में और रूमेन में होता है, और परमेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेस्टाइन जो है वो पढ़ते हैं हम लोग। फोर्सेस गवर्निंग एब्जॉर्प्शन जो होता है, वी विल स्टडी दैट, फॉलोड बाय द कंट्रोल इंटेस्टाइनल ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। फिर हम पढ़ेंगे एंजाइमेटिक डाइजेशन कैसे होता है मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स, एंड फर्मेंटेटिव डाइजेशन जो होता है रूमेन में, इन रूमिनेंट्स, वो हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ मॉडिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होता है रूमेन में, वो भी हम पढ़ेंगे। अलॉन्ग विद दैट वी विल ऑल्सो स्टडी द एवियन डाइजेशन। ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड चैप्टर ऑफ यूनिट 2 इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें आपका फंक्शनल मॉर्फोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी अपैरेटस जो है पढ़ेंगे, मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है। आपका जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड गैसेस, फीटल एंड न्यूनेटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व्स जो है, पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, रिकॉइल टेंडेंसी, इलास्टिसिटी, सर्फेक्टेंट्स क्या है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ प्लूरल लिक्विड compliance, exchange of gases in lungs and tissues, neural and chemical regulation of breathing, diffusion, परफ्यूजन एंड हाइपोक्सिया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है, हम इसको सेकेंड क्लास में भी लेके जाएंगे, जहाँ पे हम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, एयर फ्लो, एयरवेज, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, रेस्पिरेटरी मसल वर्क, पैंटिंग कैसे करना है, एडेप्टेशन ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग मसल एक्सरसाइज, हाई एल्टीट्यूड हाइपोक्सिया एंड नॉन रेस्पिरेटरी लंग फंक्शंस जो है हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम एवियन रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है। इन यूनिट 3 वी विल बी कवरिंग द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे, उस नेफ्रॉन्स के जो फंक्शनल मॉर्फोलॉजी है वो पढ़ेंगे, फैक्टर्स जो डिटरमाइन करता है फिल्ट्रेशन प्रेशर को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, रेनल प्लाज्मा फ्लो को, हम वो सब पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम रीअब्जॉर्प्शन मैकेनिक्स फॉर ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमोनियम मैकेनिज्म, ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस, साथ ही साथ हम मिक्चुरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरेमिया कंडीशन जो है, यूरिन कंसंट्रेशन कैसे होता है, रेनल फंक्शन को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, उसके सारे मेथड्स जो है, फ्लूइड वाटर बैलेंस, फ्लूइड थेरेपी, डिहाइड्रेशन अगर हो जाता है तो हम कैसे वाटर कंसंट्रेशन मैकेनिज्म से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एसिड बेस बैलेंस, H+ रेगुलेशन, इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। अलॉन्ग विद दैट हम पढ़ेंगे इम्बैलेंसेस के बारे में, जो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर है। अलॉन्ग विद दैट वी विल बी स्टडिंग द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन बर्ड्स। ठीक है। यूनिट 3 में जो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी आएगा। इसमें हम ज़्यादातर हार्मोन्स के बारे में पढ़ने जाएंगे। ठीक है। जहाँ पे आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, डिफरेंट साइनोवियल फ्लूइड्स जो है जॉइंट्स में जो है,
होम्योस्टैसिस जो है आपका जो हार्मोन सेल इंटरेक्शन कैसे होता है सब सेलुलर लेवल में, हम वो सारे मेथड्स पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो रिसेप्टर्स होते हैं रेगुलेशन में वो भी हम पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो स्टडी दी हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल हार्मोन्स, जो है आपका जो पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, आपका पैंक्रियास, एड्रेनल ग्लैंड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है हार्मोन्स जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प होता है, जो डिसऑर्डर्स करते हैं, और द रैस सिस्टम, द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है, द एएनएफ फैक्टर्स, एरिथ्रोपोइटिन, द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, फेरोमोन्स, ये सब के बारे में हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके यूनिट 3 में ज़्यादातर एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग पढ़ने जाएंगे। Now in reproduction system we will be studying about the female reproductive system and the male reproductive system as you can see। तो उसके जो पहले वाले क्लास में हम ज़्यादातर पढ़ेंगे कि गोनाडल डेवलपमेंट कैसे होता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट्स कैसे होता है, ओवरी के जो फंक्शंस होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ओवरियन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका जो प्रोसेस होता है टिल फर्टिलाइजेशन, जैसे ओवम ट्रांसपोर्ट, कैपेसिटेशन, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्टिव साइकिल, ईस्ट्रस साइकिल जो है, प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के बारे में हम पढ़ेंगे, दी मटरनल फीटल प्लासेंटल पार्टिसिपेशन जो होता है प्रेगनेंसी में एंड पार्चुरेशन में वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, इम्यूनोलॉजी ऑफ जेस्टेशन एंड दी प्री पार्चुरियल एंडोक्राइन स्टेटस। ओके, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ने के साथ साथ हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे, जहाँ पे स्पर्मेटोजेनिक साइकिल एंड वेव जो है, फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स, लेडिग सेल्स, सीमेन का कंपोजिशन, उसको हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन का जो फंक्शन है वो कैसे हम रेगुलेट होता है एज अ हार्मोन, वो भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ क्रिप्टोकिडिज्म जो डिफेक्ट्स होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, फॉलोड बाय प्यूबर्टी, फोटो पीरियड, यूज ऑफ एंड्रोजेंस एंड दी प्रोजेस्टेजेंस एंड एस्ट्रोजेंस। ठीक है, उसके बाद हम लैक्टेशन, जो यूनिट 4 में आपका जो 4 यूनिट्स हैं, ठीक है, उसमें आपका रिप्रोडक्शन है, लैक्टेशन है, ग्रोथ है एंड एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी है। तो हम देखेंगे कि आप लैक्टेशन में आपका मैमरी ग्लैंड कैसे डेवलप होता है, उसका स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, हॉर्मोन्स के क्या इम्पैक्ट होता है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मैमरी ग्रोथ कैसे होता है, लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोजेनेसिस, ठीक है, बायोसिंथेसिस ऑफ मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मिल्क कैसे सिक्रीट होता है, उसका जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, लैक्टेशन साइकिल, ये सारी चीज़ें कवर होगा आपके लैक्टेशन चैप्टर में। साथ ही साथ हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में, जैसे आपका बायोकेमिकल एंड जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स क्या है ग्रोथ के, ग्रोथ कैसे रेगुलेट होता है, इसके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कैसा है, हार्मोन इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, फैक्टर्स जो एफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ और प्रोडक्शन इन रुमिनेंट्स या मोनोगैस्ट्रिक्स में कैसे होता है, या मीट प्रोड्यूसिंग एनिमल्स में और बर्ड्स में ग्रोथ कैसे होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ कर्व्स। ठीक है, साथ ही साथ आजकल जो नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं, रिकॉम्बिनेंट जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फॉर ग्रोथ मैनिपुलेशन, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, हम वो भी पढ़ेंगे। अलॉन्ग विद दैट वी विल ऑल्सो स्टडी द प्रोटीन डिपोजिशन इन एनिमल्स एंड इन पोल्ट्री। ठीक है, फाइनली हम एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे हीट बैलेंस के बारे में, हीट टॉलरेंस, डिफरेंट टर्म्स हम पढ़ेंगे, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, थर्मोरेगुलेशन इन फार्म एनिमल्स, स्किन का क्या रोल है इन रिलेशन टू हीट एंड कोल्ड, फीवर के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, टोपोर, हाइबरनेशन और टेम्परेचर रेगुलेशन बर्ड्स में कैसे होता है, क्लाइमेटोलॉजी के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स क्या क्या है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, रेडिएशन, altitude on animal performance. Also we will be studying about acclimatization, ठीक है,
the general adaptive syndrome, and the clinical aspects of the endocrine reproductive functions or the circadian rhythm. ठीक है, तो न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ बिहेवियर, टाइप्स ऑफ बिहेवियर, कम्युनिकेशन कैसे करना है, लर्निंग एंड मेमोरी एंड द बिहेवियरल प्लास्टिसिटी इन फार्म एनिमल्स. सो ये कुछ आपके टोटल 4 यूनिट में से हम जो डिफरेंट टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो हम सब्सिक्वेंट 18 to 17 लेक्चर्स में हम उसको कवर करेंगे. ठीक है, और आज जैसे मैंने कहा कि आपके पेपर 1 में जो है आपका यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आएगा, आपके पेपर 2 में यूनिट 3 एंड यूनिट 4 आएगा. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 जिसका नाम है ब्लड चैप्टर. ठीक है, और जैसे आपको पता है कि हमारा ये जो क्रेडिट आवर है इट इज़ 4+1, बट सिंस इट इज़ combined with biochemistry तो some places you will also find 2+1. ठीक है, तो हमारा ये पूरा कोर्स जो है फर्स्ट ईयर में ही कवर होगा फिजियोलॉजी का. तो वी विल बिगिन विथ यूनिट 1 दैट इज़ ब्लड. तो जैसे हमने बात किया कि हम लोग ब्लड में क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, देन प्रॉपर्टीज़ जो हैं ब्लड फ्लूइड के वो पढ़ेंगे, आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे कि उसका जो मेटाबॉलिज्म है और जो फेट है वो कैसा है, हीमोग्लोबिन के जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे और वो सिंथेसिस में कैसे होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या है और उसके डेरिवेटिव्स. तो ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे आपके फिजियोलॉजी के क्लास में. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट इज़ ब्लड. ब्लड जो है वो आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो आपके बॉडी में फ्लो करता है. ठीक है, इन दी ब्लड वेसल्स ऑफ द सिस्टम. ठीक है, सो ब्लड इज़ बेसिकली अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट इज़ फ्लोइंग ऑल ओवर द बॉडी इन दी ब्लड वेसल्स. ठीक है, अगर हम कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे सो कंपोजिशन में ब्लड जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 55% ऑफ फ्लूइड पोर्शन. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा. प्लाज्मा जो है 55% है, बाकी जो 45% है वो है आपके सेलुलर एलिमेंट्स जो हैं, ब्लड सेल्स जो हैं जो सस्पेंडेड हैं उस फ्लूइड पोर्शन में. ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्लड सेल्स. एंड व्हाट आर दे? दे आर एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स. ठीक है, जो प्लाज्मा जो है, जो फ्लूइड पार्ट है, वो उसका हम कंपोजिशन देखते हैं. इट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, लैक्टेट एंड पायरूवेट. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है इट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ मैक्रो लेवल आयरन, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, और माइक्रो लेवल्स में है आपका जिंक, आयोडाइड, कॉपर, मैंगनीज और कोबाल्ट. ठीक है, इसमें आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में. ठीक है, एंड व्हाट आर द 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स? दे आर एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेन. ठीक है, एल्ब्यूमिन जो है वो 55% है, ग्लोब्यूलिन जो है दैट इज़ 38% एंड फिब्रिनोजेन जो है दैट इज़ 7%. अलॉन्ग विद दैट इसमें एनपीएन कंपाउंड्स भी प्रेजेंट है. दीज आर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन एंड सॉल्ट्स ऑफ अमोनिया. साथ ही साथ इसमें लिपिड्स हैं. ठीक है, जो न्यूरल फैट, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, फोस्फोलिपिड्स, ये सारे भी हैं. Along with that there are enzymes, hormones and vitamins that are present in plasma. ठीक है, so liver functions as the chief site of synthesis of plasma proteins, that is albumin, fibrinogen, prothrombin and some of the globulins. ठीक है, ग्लामा ग्लोबुलिन्स जो हैं उसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं और एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं, जो प्राइमरली फॉर्म कहाँ से होता है? फ्रॉम दी प्लाज्मा सेल्स. ठीक है, प्लाज्मा सेल्स जो है दीज आर डिराइव फ्रॉम दी बी लिम्फोसाइट्स इन लिम्फॉइड टिश्यूज लाइक लिम्फ नोड्स एंड बोन मैरो.
ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा ब्लड जो है आपका 55% प्लाज्मा और 45% आपके ब्लड सेल्स में फॉर्मेशन होता है या उसका कंपोजिशन रहता है। ठीक है। तो ब्लड सेल्स जो है हमने देखा इसके बहुत सारे टाइप्स है। ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है। आरबीसी जो है आपके रेड कलर सेल्स जो है, रेड ब्लड सेल्स जो आप देख पा रहे हैं इन द सेंटर। आपके राइट में जो है वो है आपके प्लेटलेट्स, इज अ वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। इन योर लेफ्ट साइड ऑफ द स्लाइड यू विल फाइंड देयर आर डब्ल्यूबीसीज। ठीक है। डब्ल्यूबीसीज में कुछ है अग्रैनुलोसाइट्स, कुछ है ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है। ग्रैनुलोसाइट्स जो है जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, कौन कौन में प्रेजेंट है? न्यूट्रोफिल में है, एसिनोफिल में है एंड बेसोफिल में है। न्यूट्रोफिल्स जो है वो मल्टी लोब्ड है। ठीक है। एसिनोफिल जो है दैट इज बाइलोब्ड एंड सो इज बेसोफिल। ठीक है। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स जो है दैट इज अग्रैनुलोसाइट्स, इसमें कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं है। आप अगर देखेंगे इट्स साइटोप्लाज्म and there are no granules inside them. ठीक है। So these are the different types of cells. अगर हम ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को पढ़ने जाएंगे, हम देखते हैं कि सेलुलर एलिमेंट्स जो हैं या जो कॉर्पस्क्यूल्स जो है या ब्लड सेल्स जो हैं उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी ना प्लाज्मा से ज़्यादा है। ठीक है। और प्लाज्मा प्रोटीन जो है कंसंट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द प्लाज्मा। विस्कोसिटी अगर हम देखेंगे ब्लड का, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी एंड द प्लाज्मा प्रोटीन, मेनली द गामा ग्लोबुलिन्स। सो द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4। ठीक है। कहने का मतलब यही है कि आपका 7 जो है वो न्यूट्रल है, 7 से नीचे जो है वो आपके एसिडिक है और 7 से ऊपर जो है वो अल्कलाइन पीएच है। एंड द वेनस ब्लड इज स्लाइटली टुवर्ड्स एसिडिक बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वीनस ब्लड मतलब जिस ब्लड में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक है। और आर्टेरियल ब्लड जो है इट इज़ मोस्टली टुवर्ड्स द अल्कलाइन साइड, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ऑक्सीजन पाए जाते हैं। सो द रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन द आरबीसी एंड द कलर ऑफ प्लाज्मा इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन। ठीक है। तो ब्लड जो है हम देखेंगे जो प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स जो है इट विल गिव द टोटल कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अगर हमें सीरम निकालना है तो इस केस में क्या है? प्लाज्मा माइनस द फाइब्रिनोजेन एंड द अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स दैट गिव्स राइज टू प्लाज्मा। प्लाज्मा जहाँ पे आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं हैं, जहाँ पे आपके फाइबर्स नहीं है, ठीक है, फिब्रिन्स नहीं है, दैट विल गिव राइज टू योर सीरम। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम। ठीक है। ओके आपका ये क्वेश्चंस आते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या फंक्शन है? ठीक है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। सो ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। ब्लड जो है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू लिवर एंड अदर सेल्स। ठीक है। अलॉन्ग विद दैट ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू द टारगेट cells. Apart from that, it is responsible for the transportation of waste products from cells to excretory organ. ठीक है। जो ब्लड के जो दूसरा फंक्शन है कि ब्लड इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अस इम्यूनिटी। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, है कि नहीं, या इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द होम्योस्टेसिस। ब्लड regulates the pH or the acid base balance.
ब्लड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर एंड द वाटर बैलेंस। ठीक है, आप देखेंगे कि अगर डिहाइड्रेशन जिन लोगों को हो जाता है उस केस में आपका पैक्सल वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, या आपको शॉक होता है तो उस केस में, या डिहाइड्रेशन जिस केस में हो जाता है तो आप देखेंगे कि उसमें आपको फ्लूइड थेरेपी लगता है। ठीक है, ब्लड ऑल्सो रेगुलेट्स द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, एल्ब्यूमिन जो है, जो प्लाज्मा प्रोटीन जो है, that plays a major role in maintaining the colloidal osmotic pressure which is also called as the oncotic pressure। ठीक है, सो एल्ब्यूमिन जो है वो प्रिवेंट करता है एक्सेसिव फ्लूइड लॉस फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इनटू टिश्यूज बाय ड्रॉइंग वाटर बैक इनटू द कैपिलरीज। ठीक है, सो द टोटल ब्लड वॉल्यूम इन एनिमल बॉडी इज मोस्टली 8% ऑफ द बॉडी वेट। ठीक है, सो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। एक है कि एल्ब्यूमिन कैसे मेंटेन कर, हाँ, सो व्हाट डैश प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज एल्ब्यूमिन। एंड सेकेंड है व्हाट परसेंटेज ऑफ द बॉडी वेट इज द टोटल ब्लड वॉल्यूम इन एनिमल बॉडी, दैट इज 8%। ठीक है, ओके, अभी हम देखेंगे सेल्स के फेट के बारे में। ठीक है, आरबीसी का जो फेट है वो कैसा है, सेल्स जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, मल्टी पोटेंशियल हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल जो है, जिसको हम हीमोसाइटोब्लास्ट बोलते हैं, वो फॉर्म करता है दो सेल्स। ठीक है, एक है आपका कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर, दूसरा होता है आपका कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर। ठीक है, कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर जो है दैट इज फॉर्मिंग लिम्फोसाइट्स। ठीक है, वन इज द लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट, द अनदर वन इज स्मॉल लिम्फोसाइट। ठीक है, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट जो है दैट इज द नेचुरल किलर सेल। ओके, दैट इज एनके सेल, नेचुरल किलर सेल। आपके जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स हैं इट इज कंप्राइजिंग ऑफ टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, और बी लिम्फोसाइट से आपका प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गॉट इट, ओके। नाउ कमिंग टू द कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर। प्रोजेनेटर मतलब जहाँ से सेल्स जेनरेट होते हैं। ठीक है, आप अगर रीजनरेटिव मेडिसिन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको स्टेम सेल के रिसर्च के बारे में भी लोग पढ़ते हैं। तो ये जो सेल्स हैं वो कहाँ से फॉर्म होते हैं, ये क्लासिफिकेशन से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स हैं, एक तो थ्रोम्बोसाइट्स जो है आपका, प्लेटलेट्स जो है वहाँ से फॉर्म हो रहा है फ्रॉम दी मेगा कैरियोसाइट। सेकेंड जो है आपका आरबीसीज, वहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है, फॉलोड बाय आपके डब्ल्यूबीसीज के कुछ पोर्शंस जो हैं वहाँ से फॉर्म होके निकल रहे हैं। ठीक है, कैसे निकल रहे हैं, एक है आपका मास्ट सेल जो है आपका कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल से फॉर्म हो रहा है, माइलोब्लास्ट से आपका न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, मोनोसाइट एंड बेसोफिल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एंड फ्रॉम द मोनोसाइट इट इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द मैक्रोफेज। ठीक है, तो आपका ये जो ओवरऑल क्लासिफिकेशन है, जो स्टेम सेल है, जो हीमोसाइटोब्लास्ट है, वो आपका कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर या कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर करता है। लिम्फोइड में से ज़्यादातर आप देखेंगे कि आपका लिम्फोसाइट्स फॉर्मेशन हो रहा है और नेचुरल किलर सेल फॉर्मेशन हो रहा है, और कॉमन माइलॉइड सेल्स में से आपका आरबीसी, सम पोर्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स फॉर्म हो रहे हैं। और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे आपका ग्रैन्यूल्स जो है, ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसीज, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड मोनोसाइट, वो ज़्यादातर इसमें फॉर्मेशन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है यू मस्ट रिमेंबर। नाउ हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसीज के बारे में, ल्यूकोसाइट्स के बारे में, द न्यूट्रोफिल्स। सो न्यूट्रोफिल्स जो है दीज आर द मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, दैट अकाउंट्स अराउंड 40 to 75%. These are the first immune cells to arrive at the site of infection or injury, usually within the minutes or hours as the first line of defense. ठीक है, तो आपको अगर कोई इंजरी लग जाती है या चोट लग जाती है, पहले आप देखोगे जो सेल्स
पहले उनके साइट में आ जाते हैं, इन्फेक्शन के साइट में, इंजरी के साइट में, वो है आपके न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो हैं, जैसे हमने देखा, दीज आर मल्टी लोब्ड, इसलिए उनको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है, PMN भी कहा जाता है। एंड दे आर फॉर्मिंग द फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस मतलब चीज़ों को एनगल्फ कर देना, ठीक है। पिनोसाइटोसिस मतलब सेल वाटर ड्रिंकिंग एंड फूड ईटिंग, ठीक है। तो इट इज़ द न्यूट्रोफिल्स जो है, दीज आर दी हॉल मार्क ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। सो यहाँ पे आप बहुत सारे ज़्यादा ग्रैन्यूल्स देखेंगे जिसमें एंजाइम्स भी होता है, ठीक है, जैसे लाइसोजाइम्स जो है और लैक्टोफेरिन जो है वो हेल्प करता है आपके बैक्टीरिया को मारने के लिए। इन बर्ड्स द न्यूट्रोफिल्स आर कॉल्ड द हेट्रोफिल्स एंड द इमैच्योर और द यंग न्यूट्रोफिल्स आर कॉल्ड द बैंड सेल्स एंड द मैच्योर न्यूट्रोफिल्स आर कॉल्ड सेगमेंटेड सेल्स। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे कि बर्ड्स में जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड हेट्रोफिल्स। इमैच्योर सेल्स को बैंड सेल्स कहते हैं और द मैच्योर सेल्स जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स को, उसको सेगमेंटेड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये ल्यूकोसाइट्स के बारे में हुआ। वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे जैसे न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, इट इज़ मल्टी लोब। इससे पहले भी जो हमने प्रेजेंटेशन देखा था, you will see that the neutrophils are multi-lobed WBCs. Eosinophil जो है, these are next in number, that is around 1 to 6%. These are bilobe, they have bilobe nucleus and they are involved in the parasitic infection. So they release the major basic protein, that is MBP. And they also release the eosinophil peroxidase, EPO, and other toxic enzymes that break down the parasite's outer layer. So eosinophil जो है, they play an important role in allergic reactions, ठीक है। basophil, so आपका सवाल आएगा कि which cell is responsible for the allergic reactions, parasitic infection protection. So the answer will be eosinophils, ठीक है। basophils जो है, these are usually S-shaped nucleus. The basophils when present in tissues are called mast cells and they have role in allergic reactions. So both have receptors for IgE and they contain granules which release the heparin and histamine, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि basophils जो है वो कहाँ से, mast cell जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। सो दीज आर नथिंग बट दी basophils इन टिश्यूज, ठीक है। मैक्रोफेजेस जो हैं वो लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स होते हैं। दीज आर बीन शेप्ड न्यूक्लियस एंड इट इज़ द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जैसे हमने बताया, एट द साइट ऑफ इंजुरी इज न्यूट्रोफिल। इमैच्योर मैक्रोफेजेस जो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द बोन मैरो, दे आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड दीज आर नथिंग बट द मोनोसाइट्स, ठीक है। जैसे हमने क्लासिफिकेशन में हमने देखा था, जो मोनोसाइट्स गिविंग राइज टू मैक्रोफेज, तो हम उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बीन शेप्ड न्यूक्लियस जैसे हमने पढ़ा, एंड दीज मोनोसाइट्स व्हेन दे आर माइग्रेटिंग इनटू द टिश्यूज एंड दे मैच्योर एज द मैक्रोफेजेस, ठीक है, एंड दैट इज इन्वॉल्व्ड इन व्हाट, phagocytosis, that is cell eating. Cell drinking is pinocytosis, ठीक है। Macrophages जो है, they act as the antigen presenting cells, so they present the antigen to T cells and they are activating the adaptive immune response, ठीक है। मैक्रोफेजेस जो हैं, दे आर दी हॉलमार्क ऑफ क्रॉनिक इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन के बारे में जैसे हमने बात किया था, दैट इज न्यूट्रोफिल, ठीक है। एंड जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होता है, इनेट इम्यूनिटी जो होता है, उन दोनों के बीच में जो ब्रिज होता है, सो दीज आर दी मैक्रोफेजेस
that are responsible for acting as the bridge between the innate and the adaptive immunity. ठीक है, मैक्रोफेजेस के जो टाइप्स हैं बेसिंग ऑन द लोकेशन, उसके हिसाब से उसका नामकरण भी हुआ है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड these questions in fill in the blanks or also in MCQs और also in match the following. ठीक है, जहाँ पे alveolar macrophages जो है डस्ट सेल्स जो हैं वो लंग्स में पाए जाते हैं, कुफर सेल्स जो हैं वो लिवर में पाए जाते हैं, माइक्रोग्लिया जो हैं वो ब्रेन में पाए जाते हैं, osteoclasts are present in the bone as per the name, monocytes as you know are present in the blood, ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स किडनी में पाए जाते हैं एंड दी हॉफबाउर सेल आर प्रेजेंट इन दी प्लेसेंटा. ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपका लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट क्या है, हमने जैसे बात किया था वो माइलॉइड लिम्फोसाइट प्रोजेनिटर सेल से बन के आते हैं. ठीक है, तो इनका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा होता है और साइटोप्लाज्म बहुत कम होते हैं. एंड अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो यू विल सी कि लिम्फोसाइट के जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाते हैं. सो दीज आर मोस्टली इन्वॉल्व इन द क्रॉनिक वायरल इन्फेक्शन एंड दैट इंक्लूड्स द बी लिम्फोसाइट्स एंड द टी लिम्फोसाइट्स एंड द नेचुरल किलर सेल्स. इसका जो क्लासिफिकेशन में हमने देखा बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल. बी लिम्फोसाइट्स जो हैं आप देखेंगे कि ये एज द नेम सजेस्ट इट इज कमिंग फ्रॉम द बोन मैरो और द बर्सा ऑफ फैब्रिकस फ्रॉम बर्ड्स. ठीक है, सो दीज आर मच्योर्ड इन द ब्लड in the bone marrow of the mammals, bursa of fabricius in birds and the pairs patches in ruminants and in pigs. ठीक है, एंड इस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं बी सेल रिसेप्टर्स जो होते हैं फॉर एंटीजन बाइंडिंग, आप ज़्यादातर IgM और IgD में देखेंगे. ठीक है, और बी सेल्स जो है वो आपके एंटीबॉडीज़ को फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ठीक है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग द ह्यूमरल इम्यूनिटी. टी सेल्स जो है एज द नेम इंडिकेट्स इट इज फ्रॉम थाइमस. ठीक है, बी सेल जो है बोन मैरो, टी सेल जो है वो थाइमस, एंड दे डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल्स एंड रेगुलेट द इम्यूनिटी. तो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए हेल्प करते हैं. ठीक है, बी सेल जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड टी सेल जो है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प करता है. ठीक है, जो रिकॉग्नाइज एंटीजन जो करते हैं विथ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 इज प्रेजेंटेड बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. ओके, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं जैसे हमने बात किया था मैक्रोफेजेस को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तौर पे भी बताया जाता है, बी सेल्स भी बताया जाता है, डेंड्राइटिक सेल्स भी बताए जाते हैं. ठीक है, एंड द टाइप ऑफ टी सेल्स आर टी हेल्पर सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. सो टी हेल्पर सेल्स जो है उसको CD4+ सेल्स भी बोलते हैं एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को CD8+ भी बोलते हैं. गॉट इट. नाउ कमिंग टू द नेचुरल किलर सेल्स. नेचुरल किलर सेल्स क्या है, जो लार्ज लिम्फोसाइट्स जैसे हमने देखा जो माइलॉइड लिम्फोसाइट प्रोजेनिटर सेल से निकल के आया था. सो दे बिलोंग टू द इनेट इम्यून सिस्टम. इनेट इम्यून सिस्टम मतलब जो इम्यून सिस्टम आपके बॉडी में सिंस बर्थ प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द इनेट इम्यून सिस्टम. वो क्या करते हैं, दे किल द ट्यूमर सेल्स एंड द वायरली इन्फेक्टेड सेल्स. ठीक है, तो कैंसर सेल्स जो होता है, ट्यूमर सेल्स जो होता है, जो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स जो होता है, तो नेचुरल किलर सेल्स जो है वो उसको मार देते हैं. ठीक है, तो ये जो ब्लड सेल्स का जो पिक्चर है जैसे हमने देखा था, एरिथ्रोसाइट्स एज यू सी दीज आर द रेड ब्लड सेल्स. The smaller ones, very small ones are the platelets,
and the rest of them, that is neutrophil, eosinophil and the basophil. ठीक है, these are the, they have granules, so these are the granulocytes, WBCs, and the agranulocytes are the lymphocytes and the monocytes. ठीक है, ओके। तो आप जब प्रैक्टिकल क्लासेस में जाएंगे, आरबीसी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, आपको तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आप अगर अपने प्रैक्टिकल क्लासेस में देखेंगे कुछ कुछ टॉपिक्स जो है, जो नए नए टर्म्स जो हैं, हम उसको थ्योरी में भी कवर करेंगे। एंड हम देख रहे हैं कि अगर हम ब्लड को एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ब्लड प्रोफाइल में क्या देखेंगे? हम ब्लड प्रोफाइल में ये देखेंगे कि सबसे जो ऊपर का जो लेयर है वो है प्लाज्मा। अगर मैं ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करती हूँ, जैसे मैंने कहा कि उसमें आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं और प्लाज्मा है, ठीक है। जो सेल्स का जो वेट होता है वो क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है, तो एरिथ्रोसाइट जो है सबसे निचले वाले भाग में आपका लोअर लेयर में आपका एरिथ्रोसाइट्स रहेगा, विच इज़ एक्चुअली 45%, ठीक है। आपका जो सेकेंड मिडिल लेयर में जो है, जिसको इंटरफेस आप बोलते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द बफी कोट। तो उसमें कौन सा सेल्स आएगा आपका? जो सेल्स थोड़ा लाइटर है, जैसे डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, बफी कोट में वो आएंगे। और सबसे ऊपर क्या आएगा? सबसे ऊपर जो पानी का पोर्शन है, फ्लूइड पोर्शन, दैट इज प्लाज्मा, दैट इज 55%। तो अपर लेयर में आपका प्लाज्मा आएगा। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं कि बफी कोट में, बफी कोट कंसिस्ट ऑफ डैश डैश एंड डैश, ठीक है। एक है आपका डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दी आरबीसी। आरबीसी का फेट क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, ठीक है, और थोड़ा हीमोग्लोबिन के बारे में भी जानेंगे और हीमोग्लोबिन के बारे में भी पढ़ेंगे, ओके। तो आरबीसीज जो हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विच इन टर्न कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज। RBCs also help in carrying the carbon dioxide. So carbon dioxide जो है वो एक waste product है, from tissue back to the lungs for exhalation. Birds have nucleated RBCs and nucleated thrombocytes or platelets, while mammals do not have nucleated RBCs. ठीक है, तो birds में ये exception है कि उनका जो RBC है and platelets जो हैं वो nucleated है। अगर हम साइज ऑफ द सेल्स देखेंगे ऑर्डर में, सबसे ज़्यादा साइज जैसा है WBC का है, फॉलोड बाय RBC, देन फॉलोड बाय द प्लेटलेट्स, ठीक है। और शेप ऑफ RBCs जो है, इट इज़ कैसा है? दैट इज RBC इज लिटिल मार्क्ड बाइकॉन्केव इन डॉग, शीप एंड काउ। शैलो कॉन्केविंग ऑफ RBC is seen in horse and cat. And very shallow or flat surfaced erythrocyte is seen in the goats, ठीक है। And the elliptical and sickle shaped type of RBC is seen in camel and deer. और न्यूक्लिएटेड एंड एलिप्टिकल जो है वो ज़्यादातर आप देखोगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, स्पेशली इन बर्ड्स एंड एम्फीबियंस, ठीक है। तो आपका ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, इसमें आप देखोगे, इसमें इसे ये स्लाइड से ज़्यादातर आएंगे, ओके। वो कॉनकेव कौन है, शैलो कॉनकेव कौन है, फ्लैट सरफेस किसका है, सिकल शेप किसका है, एलिप्टिकल शेप किसका है, न्यूक्लिएटेड कौन है। सो दीज क्वेश्चंस विल बी कमिंग अंडर फिल इन द ब्लैंक्स या इवन मैच द फॉलोइंग। नाउ हम थोड़ा जानेंगे कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। जो नंबर ऑफ सेल्स जो एक तो है आपका 7 × 10⁶ इन थाउजेंड्स एंड ये लैक्स में पाए जाते हैं प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट्स मिलियंस में पाए जाते हैं, ल्यूकोसाइट्स जो है थाउजेंड्स में पाए जाते हैं, और प्लेटलेट्स जो है वो आपके
लैक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इन कैटल जो है वो 7 मिलियन है। ल्यूकोसाइट्स जो हैं 7,000 to 10,000 है। प्लेटलेट्स जो हैं दैट इज़ 3 to 6 lakhs। ओके, और इसके जो एवरेज डायमीटर जो है 4 to 7 माइक्रोमीटर। जैसे हमने साइज़ के बारे में, एवरेज साइज़ के बारे में पहले देखा स्लाइड, सो सबसे ज़्यादा साइज़ जो होता है वो ल्यूकोसाइट्स का होता है, फॉलोड बाय द एरिथ्रोसाइट्स, देन फॉलोड बाय द प्लेटलेट्स। ठीक है, इसलिए जो एवरेज डायमीटर है वो 8 to 20 माइक्रोमीटर है ल्यूकोसाइट्स में, फॉलोड बाय द एरिथ्रोसाइट्स फ्रॉम 4 to 7 माइक्रोमीटर, एंड द स्मॉलेस्ट इज द प्लेटलेट्स। ठीक है, अभी हम बात करेंगे एवरेज लाइफ स्पैन। तो आरबीसीज का एवरेज लाइफ स्पैन क्या है, कितना है, सबसे ज़्यादा किसका है और सबसे कम किसका है, वो हम देखते हैं। ठीक है, सो इन चिकन यू विल फाइंड द लोएस्ट लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन इज़ वेरी लो इन बर्ड्स। क्यों? क्योंकि बर्ड्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा है, एंड बॉडी टेम्परेचर जो है वो हमेशा हायर एंड में रहता है। ठीक है, बिकॉज दे हैव अ वेरी स्मॉल साइज, इसीलिए इनका एवरेज लाइफ स्पैन जो है दैट इज़ 20 to 30 डेज। इसका ही रीज़न पूछ सकते हैं कि वाई इज़ इट वेरी लेस, व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज इन चिकन, सो इट इज़ 20 to 30 डेज। तो इसलिए आप देखोगे कि अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप पोल्ट्री का ब्लड लेके आए हो, तो ज़्यादातर बोलते हैं कि जो अगर आप ब्लड लेके आए हो वो सैंपल का काम आप जल्दी निपटाओ। इसी वजह से बताते हैं बिकॉज द मेटाबॉलिक rate in birds is very high and they have always high body temperature, and it is 30 to 40 days in ducks average lifespan. Cats में जो है that is 70 days, in lamb and calf it is 50 to 100 days, and in humans and dogs the average lifespan of erythrocytes is 120 days. In ruminants it is 125 to 150 days, and in horses it is 140 to 150 days. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर लाइफ स्पैन आप आरबीसी चेक करोगे ना तो हॉर्सेस में आपको ज़्यादा दिखेंगे, रुमिनेंट्स एंड डॉग्स एंड ह्यूमंस में दिखेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जो हैं, जैसे हमने कहा कि ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं वो ज़्यादातर 6 to 20 आवर्स एवरेज लाइफ स्पैन रहता है उनका। मोनोसाइट्स जो है वो उनका एवरेज लाइफ स्पैन जो है 1 डे रहता है। बी लिम्फोसाइट दे स्टे फॉर 3 to 4 days, वाइल टी लिम्फोसाइट दे स्टे फॉर 1 to 3 years। तो बी सेल जो है, टी सेल जो है, तो आप देखेंगे टी सेल का जो लाइफ स्पैन है वो सबसे ज़्यादा होता है 1 to 3 years। नाउ कमिंग टू प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है दैट इज़ क्लोज टू 8 to 11 days। ठीक है, तो सबसे कम मोनोसाइट्स का या ग्रैनुलोसाइट्स का, देन फॉलोड बाय प्लेटलेट्स, देन फॉलोड बाय एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ओके, इसमें से ना क्वेश्चंस आते हैं कि आरबीसी कॉन्सेंट्रेशन कितना है, आपका एवरेज डायमीटर जो है वो कितना रेंज में आता है, दैट इज़ 4.1 to 7.5 माइक्रोमीटर। और गोट का जो साइज़ होता है आरबीसीज का वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, दैट इज़ 4.1, एंड लार्जेस्ट जो होता है दैट इज़ 7.3, दैट इज़ इन डॉग्स। ठीक है, ह्यूमन का होता है 7.5, तो ये आता है क्वेश्चन में गोट का एंड डॉग का। ठीक है, तो फिर हम भी देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरबीसीज इन दी डोमेस्टिक एनिमल्स में कितने मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरबीसी अगर आप देखोगे साइज़ में भी सबसे कम होता है गोट का, और कॉन्सेंट्रेशन में भी मगर उनका सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, दैट इज़ क्लोज टू 13। और सबसे कम जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरबीसी होता है वो किस में होता है, वो फाउल में होता है, दैट इज़ इन बर्ड्स, दैट इज़ 3। ठीक है,
पिग एंड डॉग में दे आर इन द रेंज ऑफ 5 to 8, कैटल में आपका 7 है, कैट इज़ 7.5 एंड हॉर्स इज़ 6.5। तो शीप एंड गोट जो हैं उनका आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन 12 to 13 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में रहता है। ठीक है, ओके। अभी हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन जो है वो कितना रहता है यूजुअली इन कैट्स, डॉग्स, बोवाइन्स, इन हॉर्सेस, इन पिग्स एंड इन पोल्ट्री कितना रहता है। ठीक है, हमने एक रेंज पकड़ लिया, हमने एक रेंज देख लिया। रेंज देखने के बाद आरबीसी में हम देखेंगे कि इनका हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है। हीमोग्लोबिन जो है उसका यूनिट है ग्राम पर डेसीलीटर, और पीसीवी जो है दैट इज परसेंटेज, इट इज सीन इन परसेंटेज। ओके, और आप अगर देखोगे पीसीवी जो है इट इज ऑलवेज 3 टाइम्स ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर आपको याद भी नहीं आ रहा है कि अगर कितना हीमोग्लोबिन पीसीवी हो सकता है, तो पीसीवी इज ऑलवेज 3 टाइम्स ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर आप रेंज भी अगर आप देखोगे जैसे 12 to 13, इट इज़ क्लोज टू 3 टाइम्स ऑफ पीसीवी इन कैनाइन। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पीसीवी जो है आपका कैनाइन और फेलाइन में आप देखोगे, देन फॉलोड बाय कैप्राइन और ओवाइन एंड पोर्साइन। ठीक है, ये अगर आपको याद नहीं आ रहा है आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रेंज होगा। ठीक है, ओके। और गोट्स में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरबीसी हैं, जैसे हमने पढ़ा। साइज़ मगर छोटा है आरबीसी का, मगर कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है गोट्स एंड शीप में। ठीक है, ओके। अगर हम एबनॉर्मलिटी के बारे में पढ़े, एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ आरबीसी कॉन्सेंट्रेशन, हम ये देखते हैं कि पॉलीसाइथेमिया जो है यूजुअली इसमें क्या होता है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ abnormalities ऑफ आरबीसी कॉन्सेंट्रेशन, पॉलीसाइथेमिया, ओलिगोसाइथेमिया एंड अनीमिया। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया का क्या मतलब है, दैट इज इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज इन द सर्कुलेशन, और दैट इज एरिथ्रोसाइटोसिस। पॉलीसाइथेमिया जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया और दी पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया वीरा एक कंडीशन होता है, ब्लड का जो रेयर ब्लड डिसऑर्डर होता है ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन इन द बोन मैरो स्टेम सेल्स। और बोन मैरो स्टेम सेल्स में क्या होता है, एक्सेस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स फॉर्मेशन हो जाता है, तो ब्लड बहुत थिक हो जाता है। ठीक है, ब्लड थिक मतलब आपका नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ रहा है, तो पॉलीसाइथेमिक कंडीशन डेवलप हो जाता है। पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है, ये ना ज़्यादातर आपके हाई अल्टीट्यूड केसेस में आप देखेंगे। ठीक है, जहाँ पे इंक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन होता है ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। कैसे, मतलब आपका बॉडी कंपेंसेट करेगा हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन कैरी करने के लिए बाय मेकिंग मोर नंबर ऑफ आरबीसीज। दैट इज व्हाई यू विल सी पीपल इन दी high altitude region when they go at high altitude or they live there, they are very reddish and pinkish appearance in their cheeks, in their face. ठीक है, आपको ऑक्सीजन जितने ऊपर ऊपर हाई अल्टीट्यूड जाएंगे आपका ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होते होते जाएगा, तो द बॉडी विल बी कंपेंसेटिंग बाय क्रिएटिंग मोर आरबीसीज। ठीक है, तो लोगों को हाई अल्टीट्यूड सिकनेस भी डेवलप हो जाता है उस केस में। ठीक है, now what is oligocythemia? Reduction in the number of erythrocytes in the circulation is called as oligocythemia. ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल ओलिगोसाइथेमिया जो है इट इज़ मोस्टली ड्यू टू द हीमोडाइल्यूशन। जैसे अगर ब्लड डाइल्यूट हो गया नेचुरली तो आपका हीमोग्लोबिन या आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, तो आरबीसी पर यूनिट ऑफ ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। तो आप देखेंगे प्रेगनेंसी केस में ओलिगोसाइथेमिया देखने को मिलता है।
अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन में ओलिगोसाइथेमिया डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड अनीमिया, ठीक है। नाउ ये जो टर्म्स है आपका ना ये पॉलीसाइथेमिया का शॉर्ट नोट्स आएगा, ओलिगोसाइथेमिया का भी आपका शॉर्ट नोट्स आते हैं कभी कभी, नहीं तो क्लासिफिकेशन या अबनॉर्मलिटीज ऑफ आरबीसी कॉन्सेंट्रेशन हेडिंग में आपका आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो याद होने चाहिए। जैसे पॉलीसाइथेमिया है जो है नंबर बढ़ जाता है, पॉलीसाइथेमिया वीरा जो है वो जेनेटिक कंडीशन होता है, और पॉलीसाइथेमिया सेकेंडरी जो होता है पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है वो हाई एल्टीट्यूड केस में होता है। ओलिगोसाइथेमिया जो है जहाँ पे आपका ब्लड डाइल्यूट हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरबीसीज आपका घट रहा है, तो ज़्यादातर आपको ये प्रेगनेंसी में दिखाई देगा। अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन में डेवलप हो रहा है दैट इज कॉल्ड अनीमिया, ठीक है। अनआइसोसाइटोसिस, अच्छा ये जो टर्म्स अगर हम याद करेंगे, इसको अगर हम डिवाइड करते करते जाएंगे हम देखेंगे अनआइसो मतलब, आइसो मतलब इक्वल, इक्वल, साइटोसिस मतलब साइज, ठीक है। इक्वल साइज, अनआइसो मतलब अनइक्वल साइज, एंड पोइकिलोसाइटोसिस मतलब, पोइकिलो मतलब अब नॉर्मल शेप साइज, ठीक है, ऑफ आरबीसी। स्पीरोसाइट्स, स्मॉल राउंड डेंस आरबीसीज, ज़्यादातर आपको ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया कंडीशन में देखने को मिलता है। सिस्टोसाइट्स, these are the fragmented RBCs seen in the disseminated intravascular coagulation DIC और the hemolytic anemia condition में देखने को मिलता है। Got it? So fill in the blanks में ये question आएगा, unequal size of RBCs is called anisocytosis and abnormally shaped is called poikilocytosis, ठीक है। Now coming to anemia. So anemia is the abnormal reduction in the number of erythrocytes or the hemoglobin content in the blood or both. इधर आपका आरबीसी कम हो जाएगा, नहीं तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, नहीं तो बोथ हो सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोनिक एनीमिया क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एनीमिया वेयर दी आरबीसीज आर नॉर्मल इन साइज, नॉर्मोसाइटिक है, और नॉर्मल इन कलर भी है नॉर्मोक्रोमिक, बट देयर ओवरऑल नंबर इज रिड्यूस्ड, ठीक है। नंबर कम हो गया है मगर कलर एंड साइज जो है वो सेम है। तो ये कौन से केस में देखा जाता है? ज़्यादातर ये आपको ब्लडलेस जब एक्यूट हिमोरेज होता है उस केस में देखते हैं, नहीं तो यूजुअली इट इज़ सीन इन द एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ या क्रॉनिक डिजीजेस में दिखने को मिलता है, स्पेशली जब आपको क्रॉनिक इन्फेक्शंस होता है, टीबी या HIV डिजीज़ जो होता है, फिर होता है हेपेटाइटिस कंडीशन में, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जब होता है, रिमाटॉइड आर्थराइटिस या ल्यूपस कंडीशन में, ठीक है। क्रॉनिक कंडीशन में जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो रहा है तो उस केस में आप देखोगे कि लोअर एरिथ्रोपोइटिन लीड्स टू द लोअर आरबीसी प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अप्लास्टिक एनीमिया विच इज़ वेरी रेयर बट सीरियस कंडीशन वेयर द ब्लड मैरो फेल्स टू प्रोड्यूस इनफ रेड ब्लड सेल्स, WBCs एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो दिस लीड्स टू व्हाट? इट लीड्स टू पैनसाइटोपिनिया, मतलब पैन मतलब जैसे हम बोलते हैं पैन इंडिया, ऑल इंडिया, ठीक है, मतलब देयर इज डिक्रीज इन द all the three types of blood cells, that is WBC, RBCs and platelets, making the patient prone to anemia, infection and bleeding, okay। एंड ये ज़्यादातर आप देखोगे उस कंडीशन में जब 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 खुद के बॉडी इम्यून सिस्टम बोन मैरो को अटैक करता है, ठीक है। ज़्यादातर आप इसको ऑटो इम्यून डिजीजेस सच एज इन ल्यूपस, इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन केसेस में आप एप्लास्टिक एनीमिया देखोगे जहाँ पे आपके तीनों टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पस्कुल सेल्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया? तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, एनीमिया ना लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको पॉइंट
पॉइंट टू पॉइंट इसको याद रखें, और इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन है मैं आपको बताती जाऊंगी, यू कैन मार्क, ठीक है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया ऐसा टाइप ऑफ एनीमिया है जहाँ पे आरबीसीज आर वेरी वेरी स्मॉलर देन द नॉर्मल, ठीक है। मतलब माइक्रोसाइटिक मतलब वो कम साइज का हो गया है, हाइपोक्रोमिक मतलब कलर भी कम हो गया है बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन कंटेंट, ठीक है। तो कलर भी कम हो गया और साइज भी कम हो गया इस एनीमिक केस में, एंड ज़्यादातर ये आपको आयरन डेफिशिएंसी केस में देखने को मिलता है, ठीक है। माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कहने का मतलब आरबीसी का साइज बहुत ही लार्ज है एज कंपेयर टू नॉर्मल मेगालोब्लास्ट, ठीक है, ड्यू टू डिफेक्टिव डीएनए, ठीक है। मगर इसमें क्या है, कलर जो है वो सेम है नॉर्मल बिकॉज ऑफ द सेम हीमोग्लोबिन कंटेंट, मगर इसमें साइज बड़ा हो गया है। साइज क्यों बड़ा हो गया? बिकॉज डीएनए ही डिफेक्टिव है, और ज़्यादातर आप देखोगे इट ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कोबाल्ट, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ठीक है। पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया जो है वो बहुत फैटल होता है, मतलब वो डेथ भी करवा देता है इंडिविजुअल का, एंड यूजुअली यू विल सी दैट इट इज़ मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया का एक केस है, ठीक है। और इसमें क्या है, इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा दैट इंटरफियर्स विद द विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। आपका जो एनिमल प्रोटीन फैक्टर जो है, जो आपका विटामिन B12 खाने में इसलिए डॉक्टर बताते हैं बिकॉज यू डोंट सफ़र फ्रॉम पर्निशियस एनीमिया बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी फैटल, ठीक है। नाउ कमिंग टू सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है वो यूजुअली क्या होता है, वो ना जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है, वो जेनेटिक डिजीज़ होता है बिकॉज वहाँ पे हीमोग्लोबिन का जो साइज़ है वो बहुत अबनॉर्मल होता है, जहाँ पे आरबीसी का साइज जो है सिकल सेप्ड हो जाता है, इसलिए उसको सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। इट ऑकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन इन द बीटा ग्लोबिन जीन, ठीक है। बीटा ग्लोबिन जीन जो है आपका क्रोमोसोम नंबर 11 में है, HBB, उसके वजह से होता है, एंड देयर इज सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड with valine at position 6 of the beta globin chain, एंड ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, बोथ द पेरेंट्स दे आर एबल टू पास दिस जीन, ठीक है। सिकल सेल डिजीज जो है वो यूजुअली होमोजाइगस कंडीशन में देखा जाता है, मगर सिकल सेल ट्रेट जो है वो यूजुअली ना असिम्टोमेटिक होता है, मगर एक इंडिविजुअल उसको कैरियर हो जाता है इस ट्रेट का, एंड यूजुअली दीज आर फाउंड इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो आप अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया पढ़े आज, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया दैट यू स्टडीड? एक है आपका नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है, अब जो आपके क्रॉनिक डिजीज में होता है। दूसरा आपका अप्लास्टिक एनीमिया जो है, जो ऑटोइम्यून डिजीज के टाइम पे होता है। फिर है आपका माइक्रोसाइटिक। फर्स्ट है क्या आपका नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, दोनों ही नॉर्मल थे। फिर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, दोनों कम हो गया, आरबीसी भी कम हो गया और आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया। फिर आपका क्या हुआ, मैक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक हुआ। मैक्रोसाइटिक मतलब डिफेक्टिव डीएनए की वजह से आपका साइज बढ़ गया आरबीसी का एज कंपेयर टू द नॉर्मल मेगालोब्लास्ट, एंड आपका ज़्यादातर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक जो है वो आयरन डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है। और ये जो है आपका मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया जो होता है वो यूजुअली डेफिशिएंसी ऑफ कोबाल्ट, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड पे दिखता है। पर्निशियस एनीमिया जो है, अगर आपके B12 डेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो फैक्टर है उसके डेफिशिएंसी की वजह से होता है, then in that case it is very fatal. सिकल सेल एनीमिया जो है आपका बिकॉज ऑफ द सिकल शेप ऑफ द आरबीसी, यू विल सी दैट इट इज
सीन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन, एंड ये ज़्यादातर आपका ब्लड जेनेटिक डिसऑर्डर टाइप होता है, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स में आएंगे, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी ये आप थोड़ा धीरे इसको याद रखें और इसको पढ़ें। गॉट इट? ओके। अच्छा, क्योंकि हम आरबीसीज के बारे में पढ़ रहे हैं, आरबीसीज के फेट के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ एरिथ्रोसाइट इंडिसेस जो हैं हम ये भी थोड़ा जानेंगे, क्योंकि आपका ये प्रैक्टिकल में आएगा, ठीक है। ये आपकी थ्योरी में तो नहीं है, मगर प्रैक्टिकल में अगर आपको जानना है तो उसका कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी में भी थोड़ा जानना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर रिस्पॉन्सिबल इन द डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया, ठीक है, microcytic, macrocytic and normocytic. Okay, so the mean corpuscular volume is the average size of the red blood cells in a blood sample. mean corpuscular volume मतलब जितना एवरेज साइज है आपका आरबीसीज का, दैट इज द एमसीवी। इसका जो रेंज है इट इज़ इन फेम्टोलीटर्स, दैट इज 8 to 10। अगर 80 से कम हुआ दैट इज़ मैक्रोसाइटिक एनीमिया, अगर 80 to 100 हुआ दैट इज़ नॉर्मोसाइटिक, एंड अगर 100 से ज़्यादा हुआ इट इज़ मैक्रोसाइटिक। गॉट इट? नाउ व्हाट इज़ मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन? इट इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर रेड ब्लड सेल इन अ ब्लड सैंपल, ठीक है, और ये ज़्यादातर हम पिकोग्राम में पढ़ते हैं। तो इसका रेंज जो है वो 27 to 33 पिकोग्राम पर आरबीसी में गिना जाता है। अगर 27 से कम है इसका मतलब है आपको देर इज़ हाइपोक्रोमिक एनीमिया, मतलब पेल एनीमिया, मतलब कलर उसका कम है। अगर नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है तो उसका रेंज 27 to 33 पिकोग्राम है, जो नॉर्मल है, ठीक है। अगर 33 से ज़्यादा है, इन दैट केस यू विल सी द आरबीसीज आर डार्कर इन कलर, दैट इज हाइपरक्रोमिक अनीमिया। गॉट इट? नाउ एमसीएच जो है वो ज़्यादातर आप देखोगे यू विल फाइंड देम डिराइव फ्रॉम अ कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी आप जब प्रैक्टिकल क्लासेस में करोगे उस केस में अगर आप देखोगे आपका एमसीएच जो है आप उसमें कंप्लीट ब्लड काउंट करोगे तो आपको डब्ल्यूबीसी, आरबीसीज एंड प्लेटलेट काउंट यूज़ होगा, ठीक है। एमसीएच जो है दैट इज हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। एमसीएच इज हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन हीमोग्लोबिन। गॉट इट? एंड इट इज कैलकुलेटेड इन द नंबर मिलियंस पर माइक्रोलीटर। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन concentration मतलब इट इज़ द एवरेज परसेंटेज ऑफ द मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम दैट द हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाइज, ठीक है। आपका ये फॉर्मूला जो है आपको प्रैक्टिकल्स में आपको ये हेल्प होगा। आपके क्वेश्चंस आएंगे टू कैलकुलेट द एमसीएच, द पीसीवी, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पीसीवी का अगर आपको याद करना है दैट इज ऑलवेज 3 times ऑफ द हीमोग्लोबिन, ठीक है। नाउ व्हाट इज द साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज? इट इज स्प्लीन एंड बोन मैरो, एंड इन बर्ड्स इट इज स्प्लीन एंड लिवर, ठीक है। नाउ कमिंग टू हेमाटोपोइसिस, सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स इन द बॉडी। पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। And the process of formation of erythrocyte is erythropoiesis and leukocytes is called leukopoiesis. Got it? And आपका जो yolk sac जो है it functions as the site of hematopoiesis in the embryonic state. And आपका जो mesenchymal cells जो है आपके liver में, spleen में and bone marrow में, usually these are the अर्ली फीटल लाइफ कंडीशन, ठीक है। और पोस्ट नैटल स्टेज में क्या होता है? बोन मैरो इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स जो हैं दीज आर, इसका जो प्रोडक्शन होता है ये ज़्यादातर बोन मैरो, बी सेल्स एंड थाइमस सेल्स या टी सेल्स में होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू एरिथ्रोपोइसिस. So erythropoiesis is the process by which the RBCs
or the erythrocytes are produced in the bone marrow. It ensures a continuous supply of oxygen carrying RBCs and is tightly regulated by the hormone erythropoietin EPO, primarily produced by the kidneys in response to low oxygen levels या hypoxia condition. ठीक है, तो हाइपोक्सिया का कंडीशन जब होता है उसमें क्या होता है, तो किडनी में ना एक एरिथ्रोपोइटिन जो होता है वो फॉर्मेशन होता है हार्मोन, तो उसके वजह से क्या होता है, इट विल स्टिमुलेट द बोन मैरो टू इंक्रीज द आरबीसी प्रोडक्शन. नाउ कमिंग टू द न्यूट्रिशनल फैक्टर्स. न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जो हैं दैट इज आयरन, एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन एंड सिंथेसिस. Vitamin B12 and folate are required for the DNA synthesis and the cell division. The proteins and the amino acids are responsible for hemoglobin and the membrane synthesis. ठीक है, अगर आपको एरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेट करना है तो हॉर्मोन्स जो हैं वो भी प्ले करते हैं इम्पॉर्टेंट रोल इन एरिथ्रोपोइसिस. फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरॉन एंड थायराइड हॉर्मोन्स. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आता है व्हाट इज एरिथ्रोपोइसिस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स रेगुलेटिंग एरिथ्रोपोइसिस. एक तो मैंने कहा एरिथ्रोपोइटिन, दूसरा मैंने कहा आपका न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, तीसरा है आपका हार्मोनल इन्फ्लुएंस. तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट आर रेटिकुलोसाइट्स. सो रेटिकुलोसाइट्स आर द इमैच्योर आरबीसीज विथ नो और लेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. ठीक है, ये जब इमैच्योर आरबीसीज होते हैं तो दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी to carry the oxygen with them. Got it? Now हमने देखा था कि हम सिलेबस में आपका एक था कि आरबीसी का जो फेट है, मेटाबॉलिज्म है, वो क्या है, हम कैसे उसको पढ़ेंगे. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि रीजनरेटिव मेडिसिन जो है, स्टेम सेल रिसर्च जो लोग कर रहे हैं, तो वो ये जो प्रोसेस है वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. कैसे? स्टेम सेल जो है दैट इज़ द हेल्पिंग इन द ऑन अप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन, इट इज़ हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स ऑफ एरिथ्रोसाइट्स दैट इज गिविंग बर्थ टू द प्रो एरिथ्रोब्लास्ट और द रुब्रीब्लास्ट, followed by the basophilic erythroblast or prorubricites. Then it is polychromatophil erythroblast or rubricite, followed by the orthochromatic erythroblast or the metarubricite. Then it is reticulocyte and that is erythrocyte. Got it? So it is stem cell followed by the colony forming units on erythrocyte, rubriblast, prorubricite, rubricite, metarubricite and that is reticulocyte and the erythrocyte. ठीक है, सो याद करने के लिए क्या है, आपका पहले स्टेम सेल है, फिर है आपका कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रोसाइट, देन इट इज रुब्रीब्लास्ट. रुब्रीब्लास्ट मतलब ब्लास्ट मतलब वो इमैच्योर्ड है, फिर थोड़ा मैच्योरेशन के लिए साइट मतलब सेल में कन्वर्ट होगा. ठीक है, देन इट इज रुब्रीसाइट. ठीक है, थोड़ा और एक्सपैंड होगा, इट इज मेटा. फिर आता है आपका इमैच्योर रेटिकुलोसाइट्स, फिर आता है आपका एरिथ्रोसाइट्स. मैं ये सजेस्ट करूँगी आप ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं तो आप इसको एक बार लिखें. वंस यू राइट यू विल बी एबल टू रिमेंबर द प्रोसेस. ठीक है, नाउ हमें हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ना था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में. ठीक है, so hemoglobin molecule is a complex substance consisting of the conjugate protein. It is composed of a pigment heme and a protein called globin. Globin जो है it has 4 polypeptide chains, that is 2 alpha 2 beta and 1 chain is attached with 1 heme. ठीक है, और heme जो है each polypeptide chain it is consisting of a heme group. The heme is made up of a porphyrin ring which is basically an organic structure made up of 4 pyrrole rings and a central ion which directly binds the oxygen molecules. It gives red color to the blood. Each heme group can bind 1 oxygen molecule. ठीक है, तो एक hemoglobin molecule जो है it can carry 4 oxygen molecules. ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे. ठीक है,
and the normal hemoglobin level is 15 gram per deciliter and that can transport 20 ml of oxygen. और अगर 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल अगर है तो कितना ट्रांसपोर्ट कर सकता है ऑक्सीजन? दैट इज इट विल ट्रांसपोर्ट 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, गॉट इट. तो ये आपका स्ट्रक्चर में ये क्वेश्चन आएगा. तो ये आपका स्ट्रक्चर है. तो मैं ये सजेस्ट करूँगी जैसे बीच में आपका आप देखोगे इसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स हैं स्ट्रक्चर में, एंड बीच में जो है वो ग्लोबिन है एंड दैट इज़ द सेंट्रली प्लेस्ड आयन. ठीक है, इसमें 4 पोरफायरिन रिंग्स जो हैं अगर आप देख पा रहे हो. ठीक है, और ईच केस में अगर आप देखोगे कि इसमें ऑक्सीजन जो है इट इज़ डायरेक्टली बाइंडिंग टू दी आयरन. ओके, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी तो ये स्ट्रक्चर जो है आप साथ में बनाएं सो दैट यू कैन डू इट इन द एग्ज़ाम. ठीक है, हीमोग्लोबिन के ना बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. ठीक है, एक है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दूसरा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तीसरा है मेट हीमोग्लोबिन. गॉट इट. सो हीमोग्लोबिन जो है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन that is what? That is formed by the oxygenation of hemoglobin. This is a different form of hemoglobin and it is usually bright red in color. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन के साथ, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड दैट इज ब्राइट चेरी रेड कलर. ठीक है, नाउ met hemoglobin is formed by the oxidation of hemoglobin, that is chocolate brown in color. ठीक है, so the iron in the heme group is oxidized from the ferrous state to the ferric state. ठीक है, and this oxidized form cannot bind oxygen efficiently leading to the reduced oxygen transport in the blood. So that is the true oxidation product of hemoglobin. तो ज़्यादातर आप देखोगे ये कहाँ पे, ये नाइट्रेट या क्लोरेट पॉइजनिंग में मेट हीमोग्लोबिन जो है वो फॉर्मेशन होता है. ठीक है, वो चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा टॉक्सिक कंडीशंस में ये फॉर्म होता है. ठीक है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो है, इसमें क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है दैट इज कॉल्ड कार्बेनो हीमोग्लोबिन. ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, एंड कार्बिनो हीमोग्लोबिन का क्या मतलब है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन के साथ. मेट हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जब होता है. ठीक है, तो उस केस में क्या है, द ट्रू ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन तभी होता है जब टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग केस में फॉर्मेशन होता है. सो दैट इज मेट हीमोग्लोबिन. ठीक है, नाउ अगर आप प्रैक्टिकल क्लासेस में कल जाते हैं तो आपको ब्लड कलेक्ट करने के लिए बताया जाएगा, आपको CBC कंप्लीट ब्लड काउंट. ठीक है, PCV एस्टिमेशन, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन. ठीक है, जैसे हमने बताया कि आपको प्रैक्टिकल क्लास में एरिथ्रोसाइट इंडिसेस कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा. साथ ही साथ आपको एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है आपको बताएंगे कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट ब्लड कलेक्शन किस में होगा, किस चीज़ से होगा, आपको एंटीकोआगुलेंट के बारे में भी आपको थोड़ा बताएंगे. ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें जो आपके थ्योरी में नहीं है, एटलीस्ट वी हैव दैट इन प्रैक्टिकल, so that if we have an idea some of the concepts of the practical things in our theory class, तो एटलीस्ट आपको चीज़ें समझ में आएंगी. ओके, तो ब्लड का जो एंटीकोआगुलेंट्स हैं आप देखोगे कि हेपरिन जो है दैट इज़ अ नेचुरली ऑकरिंग या इन विवो एंटीकोआगुलेंट, ये क्वेश्चन में आता है, एंड दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द मास्ट सेल्स एंड द बेसोफिल्स. ठीक है,
सोडियम साइट्रेट जो है इट इज़ यूजुअली यूज्ड इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एनिमल्स एंड फॉर द स्टडी ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। ठीक है, ब्लड कोएगुलेशन जो है, जो जब ब्लड क्लॉट वगैरह हो जाता है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो सोडियम साइट्रेट यूज होता है। ठीक है, ईडीटीए जो है इथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड जो है इट इज़ यूज्ड इन द स्टडी ऑफ द ब्लड मॉर्फोलॉजी एंड द पीसीवी डिटर्मिनेशन, दैट इज पैक्ड सेल वॉल्यूम डिटर्मिनेशन। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड जो है वो ज़्यादातर कब यूज़ होता है? फॉर बायोकेमिकल टेस्ट लाइक इन एस्टिमेशन ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, तो हेपारिन आप कब यूज़ करते हो? इट इज़ अ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। सोडियम साइट्रेट जो है ब्लड ट्रांसफ्यूशन में यूज़ होता है। सोडियम फ्लोराइड जो है वो ग्लूकोज एस्टिमेशन में यूज़ होता है। और ईडीटीए जो है आपका नॉर्मल ब्लड मॉर्फोलॉजी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसमें यूज़ होता है, या पीसीवी डिटर्मिनेशन में यूज़ होता है। आपके यूजुअली आप देखोगे आपके लैब्स में जो एंटीकोएगुलेंट यूज़ होता है दैट इज़ मोस्टली ईडीटीए। ठीक है, और आपके बायोकेमिस्ट्री लैब में आप देखोगे सोडियम फ्लोराइड यूज़ होता है। और सोडियम साइट्रेट जो होता है आपके हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है जब डेंगू के केसेस आता है या एनिमल ट्रांसफ्यूजन करना होता है, या आपका पैरासिटिक इन्फेस्टेशन वगैरह होता है जहाँ पे ब्लड की बहुत कमी होती है, तो सोडियम साइट्रेट जो होता है या कोआगुलेशन केसेस में वहाँ पे यूज़ होता है। लैब में अगर आप देखोगे यूजुअली इट इज़ द ईडीटीए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. So it is a blood test that measures how quickly the red blood cells or the erythrocytes settle at the bottom of a test tube over the specific period, usually 1 hour. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है अगर आप सेंट्रीफ्यूज करते हो तो सबसे ज़्यादा नीचे बैठ जाता है WBC, उसके ऊपर आपका बफी कोट बैठता है, फिर उसके ऊपर आपका प्लाज्मा रहता है। ठीक है, नाउ रोलेक्स फॉर्मेशन जो है या स्टैकिंग ऑफ आरबीसी जो है ये आपका शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, आपको प्रैक्टिकल्स में भी पूछ सकते हैं, थ्योरी में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है। नॉर्मली क्या होता है, आरबीसीज दे हैव अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज जो उनको थोड़ा खुला खुला रखता है या छोड़ छोड़ के रखता है इन ब्लड। बट अगर आप देखोगे इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस केस में क्या है, प्रोटीन्स जो है वो फाइब्रिनोजेन एंड ग्लोबुलिन्स को क्या करते हैं, वो प्रोटीन जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं इस नेगेटिव चार्ज को। तो उससे क्या होता है कि द आरबीसीज आर क्लम्पिंग टुगेदर एंड व्हेन दीज लार्जर एग्रीगेट्स दे आर सेटलिंग मोर क्विकली, दैट विल इंक्रीज द एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इज हाईएस्ट इन द हॉर्स एंड लोएस्ट इन द रूमिनेंट्स. हॉर्सेस में अगर आप देखोगे ये सबसे ज़्यादा है एंड लोएस्ट जो है आपका रूमिनेंट्स में है. और रूमिनेंट्स में ना ज़्यादातर अगर आप देखोगे देयर आर नो रिलक्स फॉर्मेशन, या ज़्यादातर शीप गोट एंड काउ केसेस में देयर आर नो रोलेक्स फॉर्मेशन मोस्टली. ठीक है, तो आज हम ने जितना भी चीज़ें कवर किया उसमें ज़्यादातर हमने ये देखा कि हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा, हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा, हीमोग्लोबिन कैसे सिंथेसिस होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप देखोगे कि फॉर्म्स क्या होता है, ये आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे. ठीक है, कौन से कलर कौन से कंडीशन में ये फॉर्म होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मेट हीमोग्लोबिन एंड कार्बिनो हीमोग्लोबिन. ठीक है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है आपको याद करना है. और ये जो एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन जो है, एरिथ्रोपोइसिस, वो कैसे हेल्प होता है. बाकी ये तो आपके प्रैक्टिकल्स में आएंगे, एरिथ्रोसाइटिक इंडिसेस. एनीमिया इज़ ऑलवेज अ लॉन्ग क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन या 6 मार्क्स या 7 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं. शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं इसमें से ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स में से आते हैं.
उसके साथ साथ पॉलीसाइथेमिया भी शॉर्ट नोट्स में आते हैं, ओलिगोसाइथेमिया भी शॉर्ट नोट्स में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये 4 टर्म जैसे एनाइसोसाइटोसिस, फोइकिलोसाइटोसिस, स्पिरोसाइट्स एंड सिस्टोसाइट्स, ये ज़्यादातर आप देखोगे कि ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप थोड़ा रेंज याद कर लेते हैं तो यू विल बी एबल टू नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर everything but at least the range of RBC, hemoglobin and PCV. RBC जो है it is usually seen in millions per microliter, hemoglobin is grams per deciliter and PCV is mostly in percentage. ठीक है। साइज में आपका सवाल आता है कि सबसे छोटा साइज किसका है, मगर कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ इन गोट्स। ठीक है। एंड कौन से एवरेज लाइफ स्पैन कितना है, डायमीटर कितना है, नंबर क्या क्या है WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स के, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, ये स्लाइड इम्पॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। एंड आपको एग्ज़ाम में ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल का स्ट्रक्चर बताएंगे बताने के लिए। सो वेन एवर इफ़ यू वॉन्ट टू फेच सम गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, ट्राई डूइंग द फिगर। अगर आप फिगर ड्रॉ करते हैं तो टीचर को पता चलता है कि योर कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर, यू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स बट यू आर एबल टू रिप्रेजेंट इट वेरी नाइसली। ठीक है। हम मॉडल क्वेश्चंस पेपर हम पढ़ेंगे, जानेंगे, डिस्कस करेंगे और ज़्यादातर हम देखेंगे कि कौन से टाइप ऑफ मतलब कौन से टाइप ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प करते हैं अगर आप डायग्राम्स थोड़ा याद करते हैं। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में हमने पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोफेजेस जो है वो कैसे इम्पोर्टेंट है आपके डिफरेंट सेल टाइप्स जानने के लिए, वो भी हम देखेंगे। ठीक है। और ये जो स्लाइड्स जो हैं जो मैं पीछे पीछे लेके आ रही हूँ, इसलिए लेके आ रही हूँ सो दैट वी आर एबल टू रिकैपिचुलेट द पॉइंट्स दैट वी हैव स्टडीड टुडे। ठीक है। सो ब्लड इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर्स, बट इससे भी बहुत सारे सवाल आते हैं आगे चल के। अगर यू आर राइटिंग योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यू आर राइटिंग योर नेवली एग्जामिनेशन, तो इसका जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं हम धीरे धीरे आगे क्लासेस में डिस्कशन करते जाएंगे। ठीक है। और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आज हमारा ये जो चैप्टर है हमने पढ़ा न्यूट्रोफिल्स के बारे में, नेक्स्ट क्लास में हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जो भी क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर हो रहा है या नोट्स शेयर हो रहा है, यू प्लीज़ गो थ्रू एंड यू रीड इट। ठीक है। सो दैट योर स्टडीज़ डू नॉट गेट पाइल्ड अप सो मच। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स के बारे में हमने पढ़ा। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो चार्ट मैंने दिखाया आपको, अगर आप ये याद कर देते हैं तो आपका बहुत सारा, जैसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे रिगार्डिंग द नेचुरल किलर सेल्स एंड द प्लाज्मा सेल्स एंड कहाँ से कहाँ कौन से जगह पे से क्या सिक्रीट हो रहा है आपको याद में आएगा। ठीक है। फंक्शंस ऑफ ब्लड ये शॉर्ट नोट्स में आते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड द ब्लड वॉल्यूम ऑन इन एनिमल बॉडी जो है वो कितना %% ऑफ बॉडी वेट, इट इज़ 8%। ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आपके आते हैं। ब्लड विस्कोसिटी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड सीरम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड प्लाज्मा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के कुछ डेटा हैं जो आप रेफ़र कर सकते हैं फॉर डिफरेंट स्पीशीज़, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या रीज़न है। इट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स। And as I said, if you do the diagrams, you are able to remember a lot of good things. ठीक है। एंड ब्लड का कंपोजिशन जो है ये क्वेश्चंस में आते हैं स्पेशली इन योर शॉर्ट नोट्स। सो इफ़ यू रिमेंबर दिस यू आर एबल टू राइट इट वेरी नाइसली। ठीक है। तो जैसे हमने आज पढ़ा इंट्रोडक्शन टू ब्लड, ब्लड का प्रॉपर्टीज़ क्या है, फंक्शंस क्या है एज अ बॉडी फ्लूइड, मेटाबॉलिज्म एंड फेट ऑफ आरबीसी, जैसे हमने पढ़ा कि कैसे एनीमिया होता है, एरिथ्रोपोइसिस जो है वो होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन का केमिकल स्ट्रक्चर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू विल फाइंड देम टू गेट देम इन शॉर्ट नोट्स। Apart from that how the hemoglobin is synthesized
एंड द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड द डेरिवेटिव्स, ये जो है आप इसको एज अ शॉर्ट नोट याद कर सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के डिफरेंट टाइप्स जो क्या हैं, जो फॉर्म्स ऑफ हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीडाइज्ड होता है, टॉक्सिक फॉर्म में होता है, वो आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल आपका जो थ्योरी है ब्लड का हमने आज कवर किया। प्रैक्टिकल्स में आपका एरिथ्रोसाइट इंडिसेस आते हैं, पैक्सेल वॉल्यूम्स के बारे में भी पूछा जाता है, क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम के बारे में भी पूछा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में भी बोलते हैं। तो वंस यू आर डूइंग द प्रैक्टिकल, द कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी जो आप करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट्स, तो उस केस में क्या है, आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कवर होते जाते हैं। ठीक है, सो ये था आज का आपके ब्लड का पहला यूनिट जो पेपर 1 में आपका आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज़ अ वेरी ह्यूज टॉपिक, तो वी विल बी कवरिंग इट इन 2 क्लासेस। जैसे हमने बात किया था, ज़्यादातर हम हार्ट के मॉर्फोलॉजी के बारे में, कार्डियक साइकिल के बारे में थोड़ा जानेंगे, पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपके मायोकार्डियल सेल का, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक रेगुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। We will also study about ECG and how it is significant in the veterinary sciences to understand about echocardiography. Then followed by the next class, we will be studying about the hemorrhage hemostasis, the hemodynamics of the circulation, the circulatory mechanics, followed by the fluid controls of the blood pressure, the neurohormonal system of the vascular smooth cell, सर्कुलेटरी शॉक जो है, फिटल सर्कुलेशन जो है, कैपिलरी एक्सचेंज, द ब्लड प्रेशर एंड दी, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हाउ वी नीड टू एडजस्ट आवर सर्कुलेटरी प्रोसेस. So see, physiology is a very interesting subject if you understand and also you try to remember few things, so it becomes very easy फॉर अदर सब्जेक्ट. जैसे अगर आप मस्कुलर और कार्डियोवास्कुलर अगर आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ते हैं, रिमेंबर करते हैं, या डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये फिर इसी सिस्टम को फिर आप मेडिसिन में भी आपको अच्छा याद रहता है, फार्माकोलॉजी में भी आपके रिसेप्टर्स में आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन, लैक्टेशन जो है, ग्रोथ जो है, वो आपकी गायनेकोलॉजी, एंड्रोलॉजी सब्जेक्ट जो आपके फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स आते हैं, तो उसमें आपको बहुत हेल्प होता है. लैक्टेशन एंड ऑल, व्हेन यू स्टडी मिल्क प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी या लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, वो सारे आपको हेल्प करते हैं चीज़ें याद करने के लिए. ठीक है, एंड आई होप यू एन्जॉयड टुडेज फिजियोलॉजी क्लास, एंड whatever questions you have, I will insist you write. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्लास सुने, आप ऑल्सो क्लास में आपने जो पढ़ा वो आप लिखें, बिकॉज वंस यू राइट वो आपको हेल्प करता है आपके ARS एग्ज़ाम या आपके एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए टू स्कोर गुड मार्क्स. कभी कभी हम सब पढ़ लेते हैं, याद रख लेते हैं, बट अगर हम लिखते नहीं हैं तो उस केस में क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं. सो आई विल सजेस्ट कि आप जब नोट्स बनाते जा रहे हैं या आपको नोट्स अगर मिल भी रहा है तो आप उसको लिखते जाएं. ठीक है, और अगर आपको डाउट वगैरह है, वी कैन ऑलवेज डिस्कस, वी कैन ऑलवेज क्लियर. साथ ही साथ हम आगे चलते, जैसे हमने आज टोटल सिलेबस के बारे में थोड़ा बात किया कि कैसे हम सारे सिस्टम्स को कवर कर रहे हैं. शायद ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको लोड थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, बट वी हैव डिवाइडेड इट सो नाइसली क्लास वाइज दैट आपको ये याद रहेगा चीज़ें धीरे धीरे. सो हम इसको अराउंड 17 to 18 फिजियोलॉजी के लेक्चर क्लासेस में हम कवर करेंगे. और बाकी जैसे हमने आज डिस्कस किया फिजियोलॉजी में इतने सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थ्योरी में, तो आपका ये ब्लड का जो चैप्टर है यूनिट 1 में, ये आज हमने कवर किया. प्रैक्टिकल्स में जब आप प्रैक्टिकल क्लासेस जाएंगे तो उसमें भी आपके बहुत सारी चीज़ें आप जब करेंगे, आपको फिर आप ये रिकलेक्ट कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है,
जो मैंने कहा शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, जो मैंने कहा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, जो मैंने बताया कि आपका शॉर्ट नोट्स में आएगा, मैच द फॉलोइंग में आएगा, ट्रू फॉल्स में आएगा। तो मैं चाहूँगी कि आप इसको अच्छे से चीज़ों को याद करें और आप उसको अच्छे से पॉइंट वाइज क्लास में नोट करें। नोट करने के साथ साथ आप एक कॉपी मेंटेन करें जहाँ पे आप चीज़ें लिखते जा रहे हो, बिकॉज विदाउट राइटिंग वी विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है। मैं ये सजेस्ट करूँगी जो आपने आज यहाँ पे पढ़ा, यू ऑल्सो रेफर टू ड्यूक्स फिजियोलॉजी, ऑल्सो यू रेफर टू वासुदेव भट्टाचार्य टेक्स्ट बुक, सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा and you will be able to understand so many things. ठीक है। So with this we come to the end of today's class. So I hope you liked the class. So here we come to the end of the unit 1 blood. We will meet next class talking about another chapter of unit 1, that is cardiovascular system. Till then, be curious and keep studying. Thank you so much.